Assalamu alaikum students. The topic we are going to discuss is mechanical and thermal equilibrium. So first of all, what is mechanical equilibrium? Things that are balanced in balance with one another illustrate equilibrium. Things in mechanical equilibrium are stable without the changes of balanced external force would be needed to change their resting state. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपके पास ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जब आपके पास कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस एग्जिस्ट ना करती हों। ठीक है, आपके पास किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऐसे बॉडी में कोई भी इसके मोशन में कोई के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टेट ऑफ मोशन उसका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फोर्स, a force is needed to change an object's state of motion. A force is a push or a pull. A force of some kind is always required to change the state of a motion of an object. The combination of all forces acting on an object is called the net force. The net force on an object changes its motion. The scientific unit of force is Newton. अब आपके पास कोई भी बॉडी है, अब उसके आपने मोशन में या उसकी स्टेट में अगर आपने कोई चेंज लेके आना है तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी होगी। ठीक है, अब वो फोर्स उसके अंदर अगर कोई चेंज लेके आती है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में, तो ऐसी फोर्स या ऐसी कंडीशनों को हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर तो वो फोर्स आपके पास उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं लेके आती तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, और आपके पास जो सा बॉडी है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, नेट फोर्स इंपॉर्टेंट होती है, फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेट फोर्स आपके पास क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है अप्लाइड फोर्सेस के। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास अप्लाइड फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन की डायरेक्शन भी है 10 न्यूटन की, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर एडिशन होगी इनकी, तो ये 15 न्यूटन। ये आपके पास नेट फोर्स इस तरफ होगी और बॉडी आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सिमिलरली आप इसमें देखें, इस तरफ 5 न्यूटन है, इस तरफ 10। ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में तो आपके पास ये क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या होगी, 5 न्यूटन होगी, और बॉडी आपके पास इस फोर्स के अंडर मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो ये भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लास्ट में आप देख सकते हैं 5 न्यूटन इस तरफ, 5 न्यूटन इस तरफ। आप इनका वेक्टर एडिशन करें तो आंसर क्या आ रहा है, या नेट फोर्स क्या आ रही है, 0 न्यूटन। अब इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नो डाउट इनके ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने आपको कहा कि नेट फोर्स इंपॉर्टेंट होती है, या नेट फोर्स डिसाइड करती है कि आपके पास आया बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो ये बॉडी आपके पास जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो ये आपके पास बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली अगर आपने कोई बॉल उठाई हुई है, ठीक है, अब उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स होगी जो आपका हैंड लगा रहा होगा। ठीक है, और अर्थ का जो सा पुल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको डाउनवर्ड पुश पुल कर रही होगी। ओके, अब अगर अपवर्ड पुश और अर्थ का पुल इक्वल होंगे तो आपकी कौन सी बॉडी है, जो बॉल है, ये रेस्ट पे रहेगी, और इसको हम कहते हैं ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली टेंशन एंड वेट, दोनों की यूनिट्स तो आपको न्यूटन ही होती हैं। अब टेंशन क्या होती है, अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज अंडर अ स्ट्रेचिंग फोर्स कॉल्ड अ टेंशन। स्ट्रेचिंग फोर्स कौन सी होती है ना स्प्रिंग में, उसको हम सिंपली कहते हैं वो टेंशन है। ठीक है, अपवर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज द वेट ऑफ द बैग। मतलब आपके पास टेंशन क्या होगी, ये आपके पास स्प्रिंग है, वेट मेजरिंग डिवाइस है जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। अब आपने कोई बैग, शुगर बैग रखा है, अब इसकी वजह से इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी। अब इस ऑब्जेक्ट का जो सा वेट है वो डाउनवर्ड होगा, स्ट्रिंग की जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब देखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की आपके पास जो सी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका क्या है, सेम हो रहा है। तो इस वजह से आपके पास जो नेट फोर्स होगी बैक पे वो क्या होगी, 0, और आपके पास ये बॉडी क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, फोर्स वेक्टर इज अ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। A vector quantity
is that which represents the magnitude as well as the direction of a quantity. It needs both magnitude as well as direction for the complete description. For example, force है. A scalar quantity can be described by the magnitude only and has no direction. Time, area, volume, these are all scalar quantities. Now mathematical representation of mechanical equilibrium. Mathematically you can write mechanical equilibrium as sigma f is equal to 0. This sign is known as sigma and it means that the sum of. This expression means that the sum of all the forces is equal to 0. If this condition satisfy, we can say that the object is in mechanical equilibrium. Sorry for the interruption. Okay. Mechanical equilibrium is a state where no physical change occurs. Whenever the net force on an object is 0, the object is in mechanical equilibrium, and this is known as equilibrium rule. Okay, what is a support force? For an object at rest on a horizontal surface, the support force must be equal to the object's weight. अब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, टेबल की सरफेस पे रखा हुआ है, चेयर की सरफेस पे रखा हुआ है, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने रखा हुआ है, ठीक है. अब उसमें सपोर्ट फोर्स क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट के वेट की इक्वल होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी. ओके. जैसे अगर आपके पास कोई बुक है, टेबल पे रखी हुई है आपने, वन इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, द वेट ऑफ द बुक, एंड देयर मस्ट बी अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू प्रोड्यूस अ net force of 0, which must be in the upward direction, and this upward force is called support force. Okay, a support force is often called a normal force. अब आपने कोई बुक रखी हुई है टेबल पर, अब उस बॉडी का जो सा बुक है उसकी वेट आपके पास एज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा, और अब टेबल जो सा उस बुक के ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगाता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं और सपोर्ट फोर्स भी बोलते हैं. तो ये आपके पास सपोर्ट फोर्स है. अपवर्ड सपोर्ट फोर्स इज पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेज जो उनकी वेट है वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं. अब इन दोनों को मैथमेटिकली ऐड करें तो वो क्या हो जाती है, 0. और आपके पास जो आपके पास ये कंडीशन है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, मतलब सपोर्ट फोर्स आती कहाँ से है. अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसके जाएं, उनसे ये बुक टेबल पे पड़ी है. अब टेबल तो आपको पता है एटम्स के मिलकर बने हुए हैं. अब ये टेबल जो उनसे होंगी, एटम्स टेबल के एटम्स को क्या करेंगी, कंप्रेस करेगी, वो स्क्वीज़ होंगे. अब इसी की एटम्स जो स्क्वीज़ होंगे टेबल के, ये एक रिएक्शनल फोर्स लगाएंगे इन द डायरेक्शन अपवर्ड, और ये डायरेक्शन आपके पास होती है, या ये फोर्स आपके पास जो सी होती है, ये सपोर्ट फोर्स आती है. तो सपोर्ट फोर्स आपकी एटम्स ऑफ द टेबल्स की वजह से आती है कि टेबल के जो एटम्स हैं जो स्क्यूज होंगे, ठीक है, जो कंप्रेस होंगे, तो उनकी वजह से वो एक रिएक्शनल फोर्स लगाएंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम कहेंगे वो सपोर्ट फोर्स है. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पर हैं बिल्कुल, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये दो बातें, कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रेट लाइन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा. कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है आपके पास, कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही. ऑब्वियसली जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करनी होगी तो उसको आपने एक्सेलरेट करना होगा. एक्सेलरेशन का मतलब है आपने कोई फोर्स अप्लाई की है उसके ऊपर, ठीक है. तो जब फोर्स आ गई, नेट फोर्स, तो आपके पास इक्विलिब्रियम में चीज़ नहीं रहती. और सिमिलरली आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्ट्रेट लाइन से डेविएट करके कोई और पाथ फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली कोई और फोर्स ऐसी है जिसने उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्टर्ब किया है, ठीक है. जैसे कोई हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा होता है, बेशक उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसको हम कहते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन भी तो चेंज कर रहा है. एक फोर्स लग रही है
जो उनकी बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अगर फोर्स लग रही है, आपको पता है नेट फोर्स ज़ीरो हो गई, नॉन ज़ीरो हो गई है, तो इस वजह से वो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसलिए लाजमी है कि आपके पास स्पीड भी कांस्टेंट रहे और स्ट्रेट लाइन मोशन भी रहे। नो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये एक एग्जांपल है। अगर आप कोई डेस्क है उसको पुश करते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, अगर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डेस्क एंड द फ्लोर, ये और आपकी पुश, ये दोनों फोर्सेस अगर सेम है तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स उस डेस्क पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जैसे डेस्क स्लाइड करेगा लेकिन अनचेंजिंग स्पीड, उसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओके, इफ द डेस्क मूव स्टेडीली एट कांस्टेंट स्पीड विदाउट चेंज इन इट्स मोशन, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड्स और टेंड टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। In this case, sigma f is equal to 0 means the force of friction is equal in magnitude and opposite in the direction to the pushing force. तो ये आपके पास पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है। ये दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, अगर, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो आपके पास अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन पोज करता हूँ यहाँ पे, हीट और टेम्परेचर क्या ये दोनों इक्वल हैं? मतलब अगर आप मोर हीट दें किसी बॉडी को तो टेम्परेचर भी मोर होगा, ठीक है। हीट, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, एंड टेम्परेचर इट इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो ये हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर इट इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस, वेयर एज हीट इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान रख लें, हम हीट को अक्सर कह देते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म नहीं है, हीट आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। कि आपके पास अगर एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये हीट है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट। ऑब्वियसली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कहाँ से होगी? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, तो इसको हम कहते हैं कि ये हीट फ्लो हुई है। ओके, टेम्परेचर आपके पास बेस क्वांटिटी है, हीट आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इसका जूल है। इसकी यूनिट्स, अदर यूनिट्स इसकी जो सेल्सियस होती हैं इसकी कैलोरीज भी होती हैं। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट अस सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर आपके पास कम है, तो ये हॉट हो गया, ये कोल्ड। अब आप क्या करें, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रखें, एक साथ जोड़ दें, ठीक है। अब क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या करेगा या क्या होगा, आपके पास जो सा हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होगा। हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, हॉट बॉडी से आपके पास हीट कोल्ड बॉडी में जा रही है, ठीक है, और कोल्ड बॉडी से भी हीट आपके पास हॉट में जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, फास्टर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, वेयर एज स्लोअर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो एक टाइम आएगा कि आपके पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, और ऐसे हम स्टेट को, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम की अब क्या होगी, दो कंडीशन हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव द सेम टेम्परेचर एंड नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप कहते हैं कि आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ओके, नाउ we are going to discuss some heat transfer mechanism. Heat energy can be transferred from one body to another in three different ways. अपकमिंग स्लाइड्स में हम इनको एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। कंडक्शन,
Energy is transferred when two objects are in direct contact. Molecules of the hotter object bump into molecules of the colder object and causes them to speed up, warming the colder object. कंडक्शन में आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. जो मॉलिक्यूल्स हॉटर ऑब्जेक्ट के होंगे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे एज कोल्डर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स को, और कोल्डर ऑब्जेक्ट ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, वार्म होता रहेगा. इसको हम कहते हैं कि कंडक्शन है. कन्वेक्शन, energy is transferred from one body to a cooler one via currents in a fluid. ये आपके पास इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो वाया करंट्स होती है. करंट्स आपके पास होते हैं एयर करंट्स, जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है. गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ये जो करंट्स होती हैं ना, इनकी वजह से अगर आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी में से दूसरे में, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कन्वेक्शन है. एंड लास्ट इज़ रेडिएशन. All objects at any temperature radiate electromagnetic radiation, light of visible and as well as in some cases invisible wavelengths. Unlike conduction and convection, no medium is necessary for heat transfer through radiation. Okay, object absorb radiation as well. At thermal equilibrium, it will absorb as much as it radiates. तो रेडिएशन क्या होती है, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पर हो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी क्या करता रहता है, एमिट करता रहता है. ठीक है. अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो विजिबल भी हो सकती है, हमें नज़र भी आ सकती है, और इनविजिबल भी हो सकती है. डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, रेडिएशन की एनर्जी पे. ठीक है. कंडक्शन और कन्वेक्शन से इस तरह डिफरेंट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता. चाहे वो आप वैक्यूम में भी आए ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर एक बॉडी से दूसरे में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन परफेक्ट वैक्यूम में फेल हो जाते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. कंडक्शन, in this process the transfer can be represented on an atomic scale as an exchange of kinetic energy between microscopic particles, molecules, atoms and free electrons, in which less energetic particles gain energy in collisions with more energetic particles. Heat transfer by conduction depends on the type of a substance. तो ये आपके पास कंडक्शन का प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मॉलिक्यूल्स एक ऐसे जिनकी टेम्परेचर जिनका ज़्यादा होता है उनके पास हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जिनकी एनर्जी जिसका टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब उसके पास लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं. तो एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा. तो क्या होगा, जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो अपनी एनर्जी लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन बाय कोलिजन्स. आपको पता है ना, रैंडम इनका मोशन होता है, तो जो उनसे हाई एनर्जी के पार्टिकल्स अगर किसी लेस एनर्जेटिक पार्टिकल के साथ जब कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, ये हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होता है. तो इस हीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कि ये कंडक्शन है. तो ये सिंपल आपके पास एग्जांपल है, थोड़ा सा जूम इन व्यू है. ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आयरन के हैं. लेट अस सपोज आपके पास जैसा ये आयरन है, इसको मैंने हीट किया था. क्या किया था, मैंने को हीट किया था. हीट करके मैंने अब इसको किस में रखा है, पानी में. पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे था, और आपके पास जो आयरन का एटम है, ये आयरन, ठीक है, ये आपके पास हीटेड था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था. हाँ, हमें पता जब हम इसको इस पानी में रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा. वो क्यों ठंडा होगा, क्योंकि आयरन के एटम्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है. अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी इनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. एज अ रिज़ल्ट इनकी एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इनकी एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी. और एक टाइम आएगा जब इन दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी. आपके पास कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म नहीं हो सकता, कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा आयरन एटम में और वाटर मॉलिक्यूल में. तो हम तब कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में. Convection. At one time or another you probably have warmed your hands by holding them over an open flame. क्या मतलब,
अक्सर हमने देखा होगा सर्दियों में कि हम अपने हाथ गर्म करते हैं चूल्हे के ऊपर रख के, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम चूल्हे में अपने मतलब आग में अपने हाथ डाल दें तभी वो गर्म होंगे। आग में, उस फ्लेम में और हमारे हाथों के दरमियान फासला होता है, ठीक है। लेकिन तब भी हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म होते हैं। इसका मतलब है कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है ना, जिसने आपके हैंड्स को वार्म किया है। तो ऐसे मैकेनिज़्म को ये जो सा ये आपके पास जो सा ट्रांसफ़र हुआ है ना वाया एयर करंट्स। अब देखें आपके पास जो उनसे एयर है फ्लेम के ऊपर, वो हीट होगी, गर्म होती है ऑब्वियसली, तो वो क्या कर जाएगी, एक्सपैंड करेगी। एक्सपेंशन से क्या मतलब होगा, जब वो एक्सपैंड करेगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी जिसकी कम होगी तो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हवा, वो जो सी गर्म हवा है वो क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अब ये जो सी गर्म हवा होती है ये आपके हैंड्स को वार्म करती है, और ये आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय द मूवमेंट ऑफ वार्म सब्सटेंस इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का बहुत बड़ा रोल है कि आपके पास जो सा आप करते हैं पानी बॉयल करते हैं, ये भी आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। लेट अस सपोज आपने पानी रखा है किसी भी कंटेनर में, ठीक है। आपने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा कि उनसे ऊपर वाला और नीचे, मतलब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कंटेनर में, जो नीचे पानी होगा वो पहले गर्म होगा। अब वो जब गर्म होगा वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशन से उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जिसकी डेंसिटी कम होती है ना तो वो ऊपर मूव करता है, और जो सी हाई डेंस चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है। तो ऊपर वाला जो ठंडा पानी है जो कि हाई डेंसिटी वाला है, अब वो नीचे आ जाएगा, और आपके पास जो सा नीचे गर्म पानी हो गया वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये कॉन्टीन्यूसली हीटिंग होती रहती है, और आपके पास ये लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। इस प्रोसेस को, ये जितना भी मैकेनिज्म है, ये आपके पास कन्वेक्शन का है। Now the last one is radiation. All objects radiate energy continuously in the form of electromagnetic waves produced by the thermal vibration of the molecules. You are like familiar with electromagnetic radiations in the form of orange glow from an electric stove burner, an electric space heater, or the coils of a toaster. Bodies also continually absorb radiation, but when a body is warmer than its surroundings, it emits more than it absorbs. Night vision technology takes advantage of this fact by detecting infrared light in order to see in the dark. Radiation can cool or warm objects even they are surrounded by vacuum. Even a perfect thermos bottle full of hot chocolate will eventually cool down. तो ये आपके पास रेडिएशन का मैकेनिज़्म था। इसमें बस आपके के पास क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रेडिएट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब क्या होगा अगर तो कोई बॉडी वार्मर है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसमें जो सा रेडिएशन एमिट करने का रेट होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन एब्जॉर्ब करने का जो सा रेडिएशन है वो कम होगा। अगर इसके अपोजिटली क्या कहते हैं, अगर बॉडी आपके पास क्या है, कोल्ड है, अब वो क्या करेगी, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन उसका ज़्यादा होगा, बट एमिशन ऑफ रेडिएशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। तो ये आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है ना इस मैकेनिज़्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से, इसको हम कहते हैं ये आपके पास रेडिएशन है। और इसमें आपके पास किसी भी मटेरियल की किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो वेव्स हैं इनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास रेडिएशन था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।